हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिश्रा क्लासेस पर। मैं हूं अनुराग मिश्रा। हम चर्चा कर रहे थे इतिहास में हम चर्चा कर रहे थे मध्यकाल में हम खिलजी वंश पढ़ रहे थे। और खिलजी वंश में हमने जो है जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। शहाबुद्दीन उमर कुछ समय के लिए आया था, अल्पवयस्क था, इसलिए हम उसको गिनती में नहीं लेते हैं। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और उसके बाद आया था नासरुद्दीन खुसरो शाह। धर्म परिवर्तित मुसलमान था, गुजरात की गडरिया जाति का हिंदू था नासरुद्दीन खुसरो शाह। उसके बाद गाजी मलक ने जो है उसकी हत्या कर दी थी, जो कि गयासुद्दीन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान। 1320 से लेकर 1325 तक उसने शासन किया था। तो तुगलक वंश आज स्टार्ट करेंगे। खिलजी वंश हमने समाप्त कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने जाना था, राजस्व सुधार, बाजार नियंत्रण व्यवस्था, उसके अभियानों पर हमने चर्चा की थी। उत्तर अभियान, दक्षिण अभियान, क्या उद्देश्य था उत्तर अभियानों का? साम्राज्य विस्तार करना था। क्या उद्देश्य था दक्षिण अभियानों का? करद राज्य बनाना था, राजकीय आय में वृद्धि करना था, सैन्य संगठन मजबूत करना था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी की विस्तार नीति थी। बलबन की तरह ही उसका राजत्व जो सिद्धांत है निरंकुश था। तानाशाह जो था उस प्रवृत्ति का जो है उसने अपना सिस्टम बनाया था, राजस्व सिद्धांत बनाया था, गंभीरता को धारण किया था, मद्यपान पर निषेध कर दिया था, सार्वजनिक कार्यक्रम और जो वैवाहिक संबंध है वो उसने बंद करवा दिए थे। गुप्तचर व्यवस्था को जो है उसने पुनर्संगठित किया था और उसको मजबूत बनाया था। सैनिक अधिकारी जो बरीद है वो मुनहिस, और अधिकारी जो हैं बरीद, ये अधिकारी उसने नियुक्त किए थे। कई विभागों की उसने स्थापना भी की थी। उपभोक्ता बाजार, सराय अदल, अनाज मंडी, शहनाई मंडी, नापतौल जो भी चीज़ें हैं उसके लिए मुहस्सिब अधिकारी है, और सारी वस्तुओं की कीमतें उसने निश्चित की थी। तो अगर कह सकते हैं कि कीमतों का पुनर्निर्धारण करके कीमतों को निश्चित किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उसको सुदृढ़ कहते हैं। उसने अपने साम्राज्य को व्यवस्थित किया, सुदृढ़ किया उसने। उसके बाद आया था नासरुद्दीन खिलजी और नासरुद्दीन खुसरो शाह। क्योंकि वो जो अंतिम वाला बता रहा हूँ मैं, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 4 साल के लिए आया था, धर्म परिवर्तित मुसलमान था, अंतिम वाला। गाजी मलिक ने उसकी हत्या कर दी थी। कारण ये था कि वो भारतीय मुसलमान था लेकिन धर्म परिवर्तित था, गडरिया जाति का हिंदू था गुजरात की। तुर्क सरदार बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इसके पहले भी बलबन के समय में इमाउद्दीन रेहान भारतीय मुसलमान था, वकील दाद के पद पर था, नायब पद भी प्राप्त कर लिया था बलबन से छीन के, इसलिए उसको मार दिया गया था। भारतीय मुसलमान को वो पसंद नहीं करते थे। इस्लाम खतरे में है, इस्लाम का शत्रु है, ऐसे नारे लगाते थे। तो जो है निजामुद्दीन औलिया को समर्थन प्राप्त था। किसको? नासरुद्दीन खुसरो शाह का। कौन को? जो गडरिया जाति का हिंदू था, बाद में मुसलमान बना था, भारतीय मुसलमान। उसका कारण था निजामुद्दीन औलिया का समर्थन उसको इसलिए प्राप्त था कि इसके पहले का जो शासक था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, अलाउद्दीन का ही जो लड़का था, वो जो था संदेहास्पद जो है उसका चरित्र था। कारण ये था कि भरे राज दरबार में नग्न अवस्था में आ जाता था, आलिंगन चुम्बन करता था, स्त्री के वस्त्र पहनकर आ जाता था। तो संत कोई भी एक ऐसा क्यों पसंद करेगा कि कोई भी व्यक्ति जो है इस प्रकार के काम करे? संत होते हैं तो सीधी सी बात है नैतिक कामों के लिए होते हैं और नैतिक जो जवाब देते हैं जनता के प्रति, इस प्रकार से। तो जो है वो चिढ़ता था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी निजामुद्दीन औलिया से, और उनको आगाह करता रहता था कि मैं विद्रोह कर दूंगा इस प्रकार से। तो निजामुद्दीन औलिया का जो समर्थन है नासरुद्दीन खुसरो शाह ने प्राप्त कर लिया, इसी कारण वो सुल्तान बन पाया था। गाजी मलिक जो कि गयासुद्दीन तुगलक ने उसकी हत्या कर दी है तुर्क अमीरों के कहने पर। तुर्क अमीर जो रहते हैं अधिकारी, वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए उसकी हत्या कर दी गयासुद्दीन तुगलक की। तो अब देखते हैं गयासुद्दीन ने क्या विकास किया, तो क्या सुधार किए, क्या अभियान किए, उस पर हम चर्चा करेंगे। तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान। तो आज स्टार्ट होगा तुगलक वंश। तो तुगलक वंश पे अपन चर्चा करते हैं। तुगलक वंश में अपन चर्चा करेंगे गयासुद्दीन तुगलक। तो सबसे ज़्यादा जो शासन किया है वो इसी वंश ने किया है, और सबसे कम शासन किया है खिलजी वंश ने किया है। तो खिलजी वंश कब से चालू हुआ था? जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी 1290 में आया था, क्यूमर्स की हत्या करके। जो संरक्षक बना था जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी, बलबन का जो वंश था, शमसी वंश। तो 1290 से लेकर 1320, 30 ही साल में ख़त्म हो गया तो खिलजी वंश।
तो अब आ गया तुगलक वंश। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, जो कि गाजी मलिक के नाम से फेमस था, 1320 से इसने स्टार्ट किया था, और 25 के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, इसका पुत्र है, वो आ गया था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था। तो ये है गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में परिचय में हम थोड़ा बहुत जानेंगे, उसके बाद हम उसके सुधार कार्य पर चर्चा करेंगे, उसके सैन्य कार्य पर चर्चा करेंगे, उसके धार्मिक कार्य पर चर्चा करेंगे, उसके दक्षिण अभियान और कुछ जो भी उसके बंगाल अभियान और उड़ीसा अभियान थे उस पर हम चर्चा करेंगे। तो परिचय में अगर अपन देखेंगे तो पहले ही मैंने आपको बताया कि ये गाजी मलिक के नाम से ये शासन करता था। इसके जो पिता हैं, जो गयासुद्दीन बलबन के समय में तुर्कदास बनकर आए थे, नौकर बन के आए थे। किसके पिता? गाजी मलिक के पिता। इसकी जो माँ थी पंजाब के जाट समुदाय की थी। तो अपन कह सकते हैं कि तुर्क वंश प्लस मंगोल जनजाति के सम्मिश्रण से बनी करोना जनजाति से यह संबंध रखता था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के समय में जो है उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का सूबेदार था। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की अगर हम बात करें तो राजस्थान और पंजाब के ऊपर लाहौर, और अगर अपन अभी वर्तमान के पाकिस्तान की बात करें मुल्तान के ऊपर, वहाँ का ये सूबेदार था। तो चर्चा करते हैं। तो अगर अपन कहें तो तुर्क वंश प्लस मंगोल जनजाति के सम्मिश्रण से बनी करोना जाति के संबंधित था। कोरोना नहीं, करोना जनजाति से संबंधित था। तो करोना जनजाति से संबंधित था। इसकी जो माँ थी पंजाब के जाट समुदाय की थी, पंजाब के जाट समुदाय से संबंधित थी। और जो उसके पिता हैं वो गयासुद्दीन बलबन के समय तुर्क सरदार के रूप में आए थे। और जो गाजी मलिक ने अपनी सेवा शुरू की थी वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के अंगरक्षक के रूप में सेवा शुरू करी थी, मतलब उसका बॉडीगार्ड बना था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के वो उसने शुरू करी थी, और अपनी प्रतिभा से जो है सुल्तान वो बना था। तो इस प्रकार ये था। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जो कौन? कुतुबुद्दीन अलाउद्दीन का लड़का, जो कि जिसका चरित्र संदेहास्पद था। कुतुबुद्दीन और मुबारक के समय जो यह उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का सूबेदार था। इसने जो है लगभग 29 मंगोल आक्रमणों को विफल किया था। 30 मंगोल आक्रमणों को इसने विफल किया था। और 1320 में जो है इसने नासरुद्दीन खुसरो शाह, धर्म परिवर्तित मुसलमान, खिलजी वंश का अंतिम शासक। तो 1320 में नासरुद्दीन खुसरो की इसने हत्या की थी। क्यों की थी? अमीरों के कहने पर की थी, क्योंकि इस्लाम खतरे में है ऐसा तुर्क मानते थे, क्योंकि वो भारतीय मुसलमान था। इसने हत्या की थी। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने बताया था। तो ये इसका कुछ परिचय था। अब अपन इसके सुधार कार्यों पर चर्चा करेंगे कि इसने कौन कौन से सुधार कार्य किए। तो इसने काफ़ी अच्छे सुधार कार्य किए थे। इसने लगभग जो शराब पर है, विक्रय पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। नहरों का निर्माण करवाया था, कुओं का निर्माण इसने करवाया था। अलाउद्दीन को जो भू राजस्व जो वसूल करने की जो नीति है, कठोर नीति, उसके जगह पर इसने उदार नीति को अपनाया था। उसे रस में मियाँ मध्यपंथी नीति कहा जाता है, ऐसा बर्नी ने कहा है। तो कई सुधार कार्य इसने किए थे, और आगे चर्चापन करते हैं सुधार कार्यों में। तो इसने कृषि विकास और किसान की दशा में सुधार किए। सबसे पहले तो जो इसने सुधार किए हैं, तो कृषि के विकास पर जोर दिया इसने। कृषि विकास प्लस किसानों की दशा में सुधार किए। किसान की दशा में इसने सुधार किया। तो कृषि विकास प्लस किसान की दशा में इसने सुधार किया। अगर अपन देखें तो ये इसका फर्स्ट था। दूसरे में अगर अपन देखेंगे तो अलाउद्दीन की भू राजस्व वसूल करने की कठोर नीति
कठोर नीति का इसने त्याग किया। तो अलाउद्दीन की भू राजस्व वसूल करने की कठोर नीति का त्याग किया, तो उसके स्थान पर क्या किया? उदार नीति अपनाई। उदार मतलब लिबरल हुआ, उदार नीति इसने अपनाई, जिसे बर्नी ने इसे बर्नी, इतिहासकार बर्नी है, बर्नी ने इसे रस्म ए मियाँ, रस्म ए मियाँ अर्थात मध्यपंथी नीति कहा है। मध्यपंथी नीति क्या कहा है इसके। और इसने जो है अलाउद्दीन खिलजी की, जैसे मैंने पढ़ाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मसाहत पद्धति, भूमि का जो मापन करते थे वो मसाहत पद्धति के आधार पर करते थे, इसलिए उसने उसके आधार पर जाप्ता एक्ट पारित किया था, जाप्ता अधिनियम पारित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। भूमि का जो मापन किया जाता है मसाहत पद्धति के आधार पर किया जाता है, तो इसने मसाहत पद्धति का त्याग किया है। तो अलाउद्दीन की भूमि की मापन, अलाउद्दीन की भूमि की मापन, अलाउद्दीन की भूमि मापन की जो पद्धति है, कौन सी? मसाहत पद्धति, उसका इसने त्याग किया। और मंडी व्यवस्था का भी इसने त्याग किया था। तो साथ में जो है प्लस मंडी व्यवस्था, जो सहना ये मंडी विभाग बनाया था, उसके लिए पंजीकरण करना पड़ता था। जो भी व्यापारी अनाज बेचेगा या खरीदेगा तो वहाँ पंजीकरण कराना पड़ता था सहना ये मंडी में। तो इसने भूमि की मसाहत पद्धति प्लस सहना ये मंडी जो विभाग था, मंडी व्यवस्था का इसने त्याग किया, मंडी व्यवस्था का इसने त्याग किया। तो ये दोनों त्याग किए। तो सीधी सी बात है कि अब उसने क्या अपनाया? तो बटाई एवं नस्क पद्धति को इसने अपनाया। बटाई एवं नस्क, बटाई पे देते हैं खेती, और नस्क पद्धति जो है अपनाई इसने, बटाई एवं नस्क पद्धति। इसके अनुसार 1/3 से लेकर 1/5 भाग भू राजस्व वसूला जाता था। अलाउद्दीन खिलजी तो सीधा 50% लेता था। तो बटाई एवं नस्क पद्धति इसने लेके आया। तो ये जो भी बातें हो रही हैं, ये गयासुद्दीन तुगलक की बात हो रही है। उदार नीति अपनाई, तो बर्नी कहते हैं वो रस्म ए मियाँ मध्यपंथी नीति थी। और अलाउद्दीन की भूमि मापन पद्धति और मंडी व्यवस्था का त्याग करके बटाई एवं नस्क पद्धति, जो कि 1/3 से 1/5 भाग लिया जाता था। दीवान विजारत, दीवान ये जो विजारत विभाग था, ये भू राजस्व से संबंधित विभाग था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने दीवान विजारत विभाग को कहा कि एक वर्ष में 1/10 से लेकर 1/11 भाग ही आप जो है कर बढ़ा सकते हो भू राजस्व पर, और वो भी उसके पहले 1 वर्ष पूर्व सूचना देनी पड़ेगी कि अगर आपको बढ़ाना है। तो ये पद्धति लेके आया था, दीवान विजारत को आदेश दिया था कि जब भी आप कर बढ़ाओ तो उसके 1 वर्ष पूर्व सूचना दो, और 1/10 से लेकर 1/11 तक ही जो है कर आप बढ़ा सकते हो। तो कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि तो किसान की दशा में इसने उदार काम किए, कठोर नीति नहीं अपनाई, धीरे धीरे जो है इसने काम किया ताकि लोगों को कठिनाई ना हो। इसी प्रकार से तो दीवान विजारत को इसने आदेश दिया कि 1 वर्ष में जो कर है, कर जो टैक्स है, वो 1 वर्ष में जो कर है 1/10 या 1/11 ही बढ़ाया जाए, और इसकी पूर्व सूचना दी जाए, पूर्व सूचना दी जाए, बिना ही सूचना के ना कर बढ़ाया जाए। तो ये इसकी थी। और 5वां है मध्यस्थ वर्ग। मध्यस्थ वर्ग, मध्यस्थ वर्ग की अगर अपन बात करें तो बिचौलिया या दलाल हिंदी में अगर अपन कहें तो मध्यस्थ वर्ग कौन कौन से थे? खूत, मुकद्दम, चौधरी। इनको अधिकार लौटा दिए, अधिकार लौटा दिए, इनको अधिकार लौटा दिए। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि जो खूत, मुकद्दम, चौधरी, खूत क्या रहता है? गांव से राजस्व वसूलने वाला। मुकद्दम कौन रहता है? गांव का मुखिया रहता है जो खूत से पैसा लेता है। चौधरी कौन रहता है? ऐसे 100 गांव का मुखिया, चौधरी। अगर अपन कहें 100 गांव का मुखिया, परगना, परगना मतलब तहसील, वर्तमान में तहसील कहते हैं, तब परगना कहते थे।
तो ये क्या करते थे, खूत मुकद्दम चौधरी ये राजस्व लेके दीवाने वजारत पर जमा करवाते थे, दीवाने रियासत में जमा करवाते थे। इसके बाद इनको हक खूती मतलब एक 10% जो इनका कमीशन होता है वो मिलता था, और किसानों से अलग मिलता था किस्मत खूती। इस प्रकार से हक खूती, किस्मत खूती इनसे भी मिलता था। बीच में भी घपला करते थे ये लोग। और शासन प्रशासन से इन्हें चराई कर, आवास कर, चराई मतलब जो पशुओं चराते हैं उस पर कर नहीं लगता था। घड़ी कर, घड़ी कर मतलब आवास कर, जो घर रहता है उसको घड़ी कर बोला जाता था, वो नहीं लगता था। किनको, इन तीनों को। अलाउद्दीन के पहले अलाउद्दीन ने ये सब हटा दिया। किसान से सीधा कहा कि आप भू राजस्व लेके आप विभाग में जमा कराइए, इन सब चीज़ों को, मध्यस्थों और दलालों को हटा दीजिए। गयासुद्दीन तुगलक आया, खूत मुकद्दम चौधरी जो भी ये दलाल थे इनको वापस इनके अधिकार लौटा दिए, और ये कहा कि भू राजस्व आप ही वसूल करिए और विभाग तक जमा करवाइए। आप समझ सकते हैं। तो मध्यस्थवद खूत मुकद्दम चौधरी इनको अधिकार लौटा दिए। आगे चर्चा करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, समझ रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है पीएससी की दृष्टि से, तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, और वनडे एग्जाम के लिए भी है, अगर आप याद कर सकते हो, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ पूछी जाए तो अपने को पता होना चाहिए। तो मध्यस्थ वर्ग का इसने उन्मूलन किया। आगे देखें अपन, तो जो अनुदान भूमि थी, अनुदान भूमि इसने वापस लौटा दी। अनुदान भूमि वापस लौटा दी किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। अलाउद्दीन खिलजी ने वापस ले ली थी। बंधुत्व की भावना का विकास हो रहा था, षड्यंत्र रच रहे थे। तो जो धर्मास वक्फ और वक्फ भूमि कहते हैं उसको उपहार की भूमि कहते हैं, अनुदान की भूमि उसको खालसा भूमि अर्थात रक्षित भूमि, सरकारी भूमि बना दिया था। तो इसने क्या किया कि जो अनुदान की भूमि ली गई थी, तो गयासुद्दीन तुगलक ने अनुदान भूमि जो वापस है लौटा दी। अनुदान भूमि लौटाने के साथ इसने इजारेदारी व्यवस्था में परिवर्तन किया। इजारेदारी व्यवस्था में परिवर्तन किया। इजारेदारी मतलब क्या होता है, ठेका, किसी भी चीज़ का ठेका देना, वही इजारेदारी कहलाती है। तो अगर अपन इसको कहें अपनी भाषा में तो ठेका कह सकते हैं। तो इजारेदारी व्यवस्था में इसने परिवर्तन किया। ठेका जो भी रहा होगा पिछले समय में कितना देना है, इस समय में इसने परिवर्तन किया। तो अनुदान भूमि इसने वापस की, प्लस इजारेदारी व्यवस्था में इसने परिवर्तन किया। और इसने जो है वंशानुगति पद के साथ साथ इसने योग्यता आधारित भर्ती की। योग्यता आधारित भर्ती की। वंशानुगति पद का मतलब ये होता है कि जो भी वंश, जैसे हमारे बाप दादा तुर्क में काम कर रहे हो, तुर्क राज्य में काम कर रहे हो, दिल्ली सल्तनत में काम कर रहे हो, तो उनके बाद काम हमें ही मिलेगा, ये पक्की बात है। तो ये वंशानुगति होगी, वंश के आधार पर पद मिल रहा है। और योग्यता आधारित भर्ती, जैसे मेरा कोई दोस्त है उसका कोई नहीं है, अगर अपन एक प्रकार से कहें गॉडफादर, तो उसका कोई भी नहीं है, तो उसके अंदर योग्यता है ऐसा कुछ पाने की, तो वो कर सकता है, सक्षम है, तो उसको पद मिलेगा। तो अनुदान भूमि वापस की, इजारेदारी व्यवस्था में इसने परिवर्तन किया, वंशानुगति पद के साथ साथ योग्यता आधारित इसने भर्ती की। तो जब इतना सब हुआ तो बंजर जो भूमि मतलब जो खराब भूमि पड़ी थी उसको इसने कृषि भूमि में बदला। तो बंजर भूमि में इसने सुधार किया, बंजर भूमि में इसने सुधार किया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम था। अनेक कुओं और नहरों का निर्माण करवाया, अनेक कुओं प्लस नहरों का निर्माण कराया। तो किसके लिए, सिंचाई सुविधा के लिए, सिंचाई सुविधा के लिए इसने अनेक नहरों और जो है कुओं का इसने निर्माण कराया। तो अगर अपन बात करें तो अन्य क्षेत्रों में इसने क्या क्या काम किए, ये तो हमने इसके सुधार कार्य जाने ही किसने क्या क्या किए, और भी अन्य क्षेत्रों में इसने क्या क्या काम किए। तो शराब विक्रय और उत्पादन, शराब विक्रय प्लस उत्पादन पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। आप शराब नहीं बेच सकते हो। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नगर की स्थापना की, तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है
कि तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक। तो दिल्ली निकट अगर अपन कहें तो कुतुब मीनार के पूर्व में स्थित है ये। कुतुब मीनार के पूर्व क्षेत्र में स्थित है, पूर्व क्षेत्र में ये स्थित है। तो ये इसके अन्य क्षेत्र हैं सुधारकार, ये पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट याद रख लेना ये कि तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की थी, नहरों एवं कुओं का निर्माण किसने करवाया था, तो वो यही था। और आगे इंपॉर्टेंट जो बात है, इसने डाक व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। तो डाक व्यवस्था प्लस यातायात व्यवस्था को इसने संगठित या व्यवस्थित किया, डाक व्यवस्था को संगठित किया। भू राजस्व अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व बहुत कठोर तरीके से लिया जाता था, यातनाएं दी जाती थी। तो इसने उदार नीति अपनाई, भू राजस्व के लिए यातनाएं इसने देना बंद कर दिया। तो भू राजस्व के लिए जो यातनाएं दी जाती थी उन यातनाओं को इसने प्रतिबंध लगा दिया। तो ये इसके सुधार कार्य थे। और पर्चे के अपन ने बारे में जाना, तो ये इसकी स्थिति थी। तो अब आगे अपन जानते हैं आगे अपन इसकी जो है धार्मिक कार्य पर चर्चा करेंगे। धार्मिक कार्य के रूप में अगर देखें तो ये धार्मिक रूप से असहिष्णु था। तो अगर अपन जाने तो धार्मिक रूप से असहिष्णु था, सभी धर्मों को ये नहीं मानता था, धार्मिक रूप से असहिष्णु था। निजामुद्दीन औलिया जो संत थे, ये भी उनसे चिढ़ता था, निजामुद्दीन औलिया से। तो अगर अपन कहें तो खुसरो शाह जो भारतीय मुसलमान था, जो नासिरुद्दीन खुसरो शाह, तो खुसरो शाह के समय बांटे गए धन, खुसरो शाह के समय बांटे गए धन वापस करने का आदेश दिया, धन को वापस करने का आदेश दिया, सभी को दिया, जो भी संत हैं या जो भी अधिकारी हैं उनसे बोला जो खुसरो शाह के समय राज्य के द्वारा जो धन दिया गया था वो आप लौटाइए। इसी प्रकार से नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो भारतीय मुसलमान था, उसको निजामुद्दीन औलिया का नैतिक समर्थन प्राप्त था। तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने अपने समय जब 1320 में जो निजामुद्दीन औलिया थे उनको 5 लाख टंका मुद्रा दी थी, जो उन्होंने सामाजिक कार्य में लगाकर जो है सामूहिक रूप से भोज कराकर उन राशियों को उन्होंने खर्च कर दिया था। किसने? निजामुद्दीन औलिया ने। तो इसने आदेश दिया किसको? निजामुद्दीन औलिया को कि आप वो 5 लाख रुपए राजकोष में जमा करवाइए, क्योंकि वो राजकोष का पैसा था। तो औलिया ने कहा, निजामुद्दीन औलिया ने, कि वो सार्वजनिक पैसा था इसलिए वो खर्च हो गया। तो इसी समय क्या है, इसको बंगाल अभियान में जाना पड़ा, बंगाल अभियान करने के लिए। तो इसने निजामुद्दीन औलिया से बोला कि मेरे आने से पूर्व आप जो पैसा है वो राजकोष में जमा करवा दीजिए और शहर छोड़ दीजिए। तो निजामुद्दीन औलिया ना, एक कथन आता है, एक चीज़ कही, वो ये कही कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, मतलब दिल्ली अभी दूर है, तुम अभी आए नहीं हो, दिल्ली आओ तब पता चलेगा। हुआ भी यही, दिल्ली से वो लगभग पहुँचे भी नहीं पाया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कुछ भी कह सकते हैं, इनका सौभाग्य कह सकते हैं या उसका दुर्भाग्य कह सकते हैं। तो खुसरो शाह के समय बांटे गए धन को वापस करने का आदेश दिया। तो इसी समय उसको बंगाल अभियान जाना पड़ा, बंगाल अभियान इसको जाना पड़ा। और इसने निजामुद्दीन औलिया को आदेश दिया, निजामुद्दीन औलिया प्रमुख मुस्लिम संत थे, उनको आदेश दिया मेरे आने से पूर्व जो धन है वो राजकोष में जमा करवाओ, राजकोष में जमा करवाओ। तो निजामुद्दीन औलिया ने, प्रमुख कथन है, उन्होंने कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, हुनूज दिल्ली दूरस्थ,
मतलब ये होता है कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। तो ये कथन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, ये प्रमुख कथन है। तो ये किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसे कहा था? गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। तो ये इसका धार्मिक रूप से सिर्फ इतना ही योगदान है, क्योंकि शासन ज़्यादा था ही नहीं। 1320 से लेकर 25 तक सैन्य के रूप में अपन जाने तो सैन्य में भी इसका कोई खास योगदान नहीं था। जो भी था उसको ही उसने कठोरता से लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी की दाग एवं हुलिया प्रथा, दाग एवं हुलिया प्रथा को कठोरता से लागू किया, कठोरता से लागू किया। तो दाग एवं हुलिया प्रथा को कठोरता से लागू किया क्योंकि इसे ये प्रथा पसंद आई थी। ये सैनिकों को लेकर जो है, सैनिकों की बहुत चिंता करता था, सैनिकों के वेतन की खुद चिंता करता था। तो जो भी इसके इक्तेदार सूबेदार थे और वहाँ केंद्र के द्वारा जो अधीन जो सैनिक नियुक्त थे उनके वेतन की चिंता करता था, उनके रजिस्टर खुद ही मेंटेन करता था। तो सैनिकों के प्रति जो है ये सहिष्णु था, सैनिकों के प्रति सहिष्णु था, उनके रजिस्टर खुद मेंटेन करता था। तो सैन्य के मामलों में सिर्फ यही है। अब अपन इसके अभियानों के बारे में चर्चा करेंगे। ये थोड़ा थोड़ा मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। तो अगर अपन बात करें तो इसके दक्षिण अभियान, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने दिल्ली साम्राज्य, दिल्ली मतलब दिल्ली जो है, दिल्ली को दक्षिण मतलब दक्षिण जो अभियान के जो दक्षिण के पूरे साम्राज्य हैं उसको दिल्ली में मिलाया। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिण साम्राज्य और दक्षिण के पूरे राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिण पर अभियान किए थे, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिण राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया, गयासुद्दीन तुगलक। इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, ये पता होना चाहिए। तो प्रथम सुल्तान जिसने हमला किया था दक्षिण पर, दक्षिण अभियान किए थे दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान तो अलाउद्दीन खिलजी था। और प्रथम सुल्तान जिसने दक्षिण राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाया, गयासुद्दीन तुगलक था। इसमें इसकी सहायता मोहम्मद बिन तुगलक, उसको जूना खां कहते हैं, देवगिरी का सूबेदार था उस समय, उसको कहते थे। तो अगर अपन इस पे अभियानों पे चर्चा करेंगे तो दक्षिण अभियान पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। दक्षिण अभियान पर अपन चर्चा करते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, पूछा जाता है। तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान, तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने क्या किया, दक्षिण राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया, दिल्ली सल्तनत में मिलाया। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने स्टार यहाँ लगा दिया है। इसमें जो है इसकी सहायता कर रहा था कौन? देवगिरी सूबेदार। देवगिरी सूबेदार कौन था उस समय? तो वो था जूना खां। तो जूना खां कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, जो इसका बेटा है। पढ़ा लिखा था, मूर्ख भी था, राजधानी परिवर्तन करते रहा, मुद्रा चेंज करते रहा, बस यही करते रहा और कुछ नहीं कर पाया ये। तो जूना खां, उलुग खां की उसको उपाधि मिली थी, कब मिली थी वो भी मैं बताऊंगा। तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान, दक्षिण राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। और हमला करने वाला, आक्रमण करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। तो देवगिरी सूबेदार जूना खां, जो कि इसका पुत्र था, आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासन करेगा 1325 से लेकर 1351 तक। तो सबसे पहले इन्होंने प्रथम अगर बात करें तो वारंगल कहाँ है? तेलंगाना। मैंने पढ़ाया था अलाउद्दीन खिलजी ने वारंगल के काकतीय वंश रुद्र प्रताप देव द्वितीय को पराजित किया था। किसने? मलिक काफूर ने। और उसने क्या किया था? रुद्र प्रताप द्वितीय ने अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर उस पर सोने की जंजीर पहनाकर आत्मसमर्पण किया था और कोहिनूर हीरा दिया था। तो किसे दिया था? मलिक काफूर को दिया था। तो अब आ जाते हैं तुगलक वंश। तो तुगलक वंश में देवगिरी सूबेदार जूना खां किसकी सहायता कर रहा है? अपने पिताजी की। और वारंगल के अभी भी रुद्र प्रताप देव थे,
तो रुद्र प्रताप देव द्वितीय जो है पराजित हुए वारंगल के। तो शासक थे रुद्र प्रताप द्वितीय जो है पराजित हुए। वारंगल मतलब तेलंगाना है अभी जो वर्तमान में। काकतीय वंश का शासन था, ये काकतीय वंश के थे रुद्र प्रताप द्वितीय। तो ये पराजित हुए और क्या हुआ कि यहाँ इसका जो नाम रखा किसने, जो जूना खां था मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसका नाम रखा सुल्तानपुर। ये इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल स्टार में जहाँ लगा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूछे वारंगल तेलंगाना का नाम किसने रखा था, सुल्तानपुर नाम रखा था। तो किसने रखा था, मोहम्मद बिन तुगलक, उसके पिताजी थे। रुद्र प्रताप द्वितीय पराजित हुआ, इसको बंदी बनाकर दिल्ली ले जाया गया था। आगे इतिहास कहते हैं कि इसने शायद आत्महत्या कर ली थी, कुल मिलाकर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो सुल्तानपुर नाम रखा गया था। देवगिरी का नाम किसने रखा था, देवगिरी का नाम रखा था किसने, कुतुबाबाद, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने, जिसका चरित्र संदेहास्पद था। हरपाल देव को पराजित करके, किसको, राजा रामचंद्र देव के दामाद हरपाल देव को पराजित किया था, कुतुबा नाम रख दिया था। चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद किसने रखा था, अलाउद्दीन ने उसके पुत्र को सौंपा था खिज्र खां को, और खिजराबाद नाम रख दिया था। तो चित्तौड़ का नाम खिजराबाद, देवगिरी का नाम कुतुबाबाद और वारंगल का नाम सुल्तानपुर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हमारे जो जवाब है वो तीर की तरह होना चाहिए, कोई संशय नहीं होना चाहिए कि इसमें डाउट है, यही है कि ये सही है, बस इतना पता होना चाहिए। तो वारंगल के जो है रुद्र प्रताप द्वितीय को इसने पराजित किया और मदुरै राज्य को भी मिला लिया था। मदुरै कौन, तमिलनाडु। तो मदुरै के पांड्य राज्य भी सम्मिलित हुआ था, इसी समय सम्मिलित हुआ था। और इसी समय जो है लौटते समय उत्कल किसे कहते हैं, उत्कल कहते हैं उड़ीसा को। तो उड़ीसा के शासक थे भानुदेव द्वितीय जो है ये पराजित हुए, भानुदेव द्वितीय पराजित हुए और उत्कल उड़ीसा पर भी जो है अधिकार हो गया था। भानुदेव द्वितीय पराजित हो गए थे। राजमुंद्री अभिलेख, ये इंपॉर्टेंट है, राजमुंद्री अभिलेख मतलब पहले आदेश लिखे जाते थे और प्रशंसाएं पत्र भी लिखे जाते थे। शिलालेख अभिलेख रहते थे, शिला मतलब पत्थर पे लिखे जाते हैं। तो राजमुंद्री अभिलेख में हमें पता चलता है कि जूना खां को उलुग खां की उपाधि दी है। जूना खां को उलुग खां की उपाधि दी है। उलुग खां का मतलब होता है दुनिया का खां की उपाधि मिली हुई है। तो राजमुंद्री अभिलेख से पता चलता है जूना खां को उलुग खां, दुनिया का खां की उपाधि मिली हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जूना खां जो उलुग खां है वो किस अभिलेख से हमें पता चलता है, तो राजमुंद्री अभिलेख से हमें पता चलता है। तो ये था इसका दक्षिण अभियान। अब अपन उत्तर अभियान पर चर्चा करेंगे। तो उत्कल उड़ीसा पर हो गया था, दक्षिण साम्राज्य को इसने अपने पास मिला लिया था। अब एक और बचता है बंगाल अभियान। बंगाल जो कि अपना बांग्लादेश और जो बंगाल है पूरा वो सब मिला हुआ था उस समय, तो वो अभियान किया था। तो ये दक्षिण अभियान था। अब अपन बात करेंगे बंगाल अभियान की बात करेंगे। तो बंगाल अभियान पर अगर अपन बात करेंगे तो 1319 में मतलब कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के समय ही, मतलब ये अगर अपन आ गया था तो यहाँ गयासुद्दीन बहादुर नामक एक व्यक्ति ने, गयासुद्दीन बहादुर ने स्वतंत्र राज्य की घोषणा की कि हम स्वतंत्र हैं, हम किसी कर नहीं देंगे। गयासुद्दीन बहादुर ने स्वतंत्र राज्य की घोषणा की। कौन था, गयासुद्दीन बहादुर। ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैं पूरे से सीक्वेंस से मैं आपको समझा रहा हूं। तो इस प्रकार से ये था। तो 1324 ने गयासुद्दीन तुगलक ने ये अभियान किया। इसी अभियान के जाने के बाद ही तो जो है ये दिल्ली में तुगलकाबाद में इसकी मृत्यु हो गई थी। कारण वही था, और वही जो निजामुद्दीन औलिया को आदेश दिया था वो इसी अभियान के बाद कहा था कि मेरे पहुंचने से पूर्व
राजकोष में धन जमा करवा दीजिए और शहर छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा था हुनू जी दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है, आप आइए तो सही। और इसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 में जो है इसे बंदी बनाकर तो गयासुद्दीन ने इसे बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया। और क्या हुआ कि बंगाल पर जो है इन्होंने अपना दिल्ली सल्तनत में इसको मिला लिया। किसको? बंगाल को। इसी विजय उपलक्ष्य में क्या हुआ कि जो जूना खां ने तुगलकाबाद में, जूना खां ने मतलब इसके पुत्र ने तुगलकाबाद में एक प्रदर्शनी का आयोजन करवाया। प्रदर्शनी का आयोजन करवाया। इसमें इसकी सहायता कर रहा था, जूना खां की सहायता कौन कर रहा था? मीर ए इमारत मतलब राजकीय वास्तुकार, जो कि राज्य का वास्तुकार है, राजकीय वास्तुकार अहमद मियाँ जी इसकी सहायता कर रहे थे। किसके विजय उपलक्ष्य में? तो बंगाल के विजय उपलक्ष्य में। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, पूछ लेते हैं कैसे मृत्यु हुई थी। तो विजय उपलक्ष्य में जूना खां के जो है तुगलकाबाद में प्रदर्शनी का आयोजन करवाया था। इसमें सहायता उसके कर रहे थे मीर इमारत को कहते हैं राजकीय वास्तुकार अहमद मियाँ जी थे। और महल जो था लकड़ियों का महल था। इसी में जो है कौन बैठे थे? गयासुद्दीन तुगलक। तो महल गिरने से जो है गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई। तो इब्न बतूता मोरक्को यात्री था। यात्रा वृत्तांत है इसकी पुस्तक रहला। इब्न बतूता कहते हैं कि जूना खां और प्लस अहमद मियाँ मतलब राज्य की वास्तुकार, ये दोनों मिले थे। इन्होंने जान करके ऐसा महल तैयार किया था ताकि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाए। तो जूना खां प्लस अहमद मियाँ जी के कारण महल गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। अन्य इतिहासकार कहते हैं कि बिजली गिर जाने से जो है महल गिर गया था। तो ये था गयासुद्दीन बहादुर ने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी थी 1319 में। 24 में गयासुद्दीन तुगलक ने उसे बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया और उस पर अधिकार कर लिया। इसी विजय उपलक्ष्य में जूना खां जो कि उसका पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलकाबाद में प्रदर्शनी का आयोजन करवाया। सहायता मीर इमारत राजकीय वास्तुकार अहमद मियाँ जी कर रहे थे। लकड़ियों का महल था, महल गिरने से गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई। इब्न बतूता कहते हैं कि जूना खां प्लस अहमद मियाँ जी मिले हुए थे। और अन्य इतिहासकार जो कहते हैं कि बिजली गिर जाने से महल गिर गया था। 5 साल ही शासन कर पाया। तो गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है 1325 में। अब आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, इसका पुत्र जूना खां जो है। तो आज हमने इसके बारे में ये जाना, परिचय जाना, इसके सुधार कार्यों के बारे में हमने चर्चा करी। तो इम्पोर्टेंट इसके जो सैन्य कार्य थे, सुधार कार्य, और इसके जो धार्मिक कार्य थे उसके बारे में हमने चर्चा करी। दक्षिण अभियान, तो ये इंपॉर्टेंट है, बस ये ध्यान रखना कि दक्षिण राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला जो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था वो गयासुद्दीन तुगलक था। दक्षिण राज्यों पर आक्रमण करने वाला प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आपको बेल भी आप दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगली वीडियो का। और कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम कल चर्चा करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक लोधी और जो भी आगे हैं उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।